हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, एज एन एस्पिरेंट जब भी हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है हम सिलेबस को थोड़ा समझें कि एग्जैक्टली यूपीएससी पूछना क्या चाहता है, एग्जैक्टली यूपीएससी के अंदर आता क्या क्या है। पर जब भी हम ये चीज़ करते हैं ना, काफ़ी बार कन्फ्यूज़न आ जाती है। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों आती है? देखो, एक्चुअल में जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आती है वो होती है प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग। और इसके पीछे रीज़न पता क्या है? रीज़न है ये, यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस दिया है ना, वो बस ये 7 पॉइंट्स ही हैं। अब इन 7 पॉइंट्स को देखकर ना समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एटलीस्ट ना आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 7 लाइनों का मीनिंग क्या है, थोड़ा ताकि ना थोड़ा एक तरह से हो क्या हो, एक तरह से आपको पुश मिल पाए। किस तरह का पुश? ताकि एक्चुअली पता तो लगे कि यूपीएससी की डिमांड्स क्या हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, ताकि एक ओवरऑल एक एक ना अच्छा खासा व्यू आपको मिल जाए कि हाँ जी, अच्छा ये टॉपिक्स होते हैं, तो इस तरह से मुझे पढ़ना है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको थोड़ी सी बुक लिस्ट भी बताता चलूँगा। बट देखो, ओवरऑल आपकी जो बुक लिस्ट होगी वो आपके कोर्सेज के अंदर आपके जो ठीक है ना, आपके जो फैकल्टीज होते हैं वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वो फर्दर आपको डिस्कस कर लेंगे। बट थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मैं आपको डेफिनेटली आज के लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, राइट। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 7 पॉइंट देखने को मिले। इन 7 पॉइंट को ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पहले पे आता हूँ बाद में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इतना तो थोड़ा समझ लगा कि अच्छा यार ये हिस्ट्री से रिलेट करता है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेट कर गया, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। उसी तरह से ये वाला पॉइंट आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। उसी तरह से ये पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया? ये पॉइंट रिलेटेड हो गया आपका एनवायरमेंट से। ये पॉइंट आपका रिलेट कर गया साइंस से। एंड ये ऊपर वाला पॉइंट आपका किसके साथ रिलेट करता है? ये करता है मेजरली करंट इवेंट्स के साथ। जो करंट अफेयर्स सुनने को आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि हाँ अच्छा ये करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड है, राइट। अब चलते हैं एक एक करके ना, थोड़ा सा पहले ना ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है। और हमें इंपॉर्टेंस कैसे पता लगेगी? जब हम प्रीलिम्स के अंदर देखेंगे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो मैंने इन्हीं 7 पार्ट्स को 7 कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे डाल दिया है, और ये इनकी इंपॉर्टेंस है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पिछले 3-4 साल का देखो, ये पहले का चलो छोड़ भी दो, पर 3-4 साल का आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे इकोनॉमी का नोटिस करो, इकोनॉमी का नियरली 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। उसी तरह से पॉलिटी का भी नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, 15 के आसपास ही। हिस्ट्री का भी नंबर यही सेम हमें देखने को मिलता है, इसके आसपास ही। उसके तरह ही ज्योग्राफी का नंबर 10-11 के आसपास है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस साल थोड़े ज़्यादा आते थे, किस साल थोड़े कम भी हैं, बट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ एक चीज़ जो हमें नोटिस करने वाली है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की में ना इंपॉर्टेंस काफ़ी है। रीज़न इसका ये है कि एक्चुअल में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है ना, वो भी साथ में ही होता है प्रीलिम्स का, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी थोड़ी बढ़ने ही जा रही है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंगली सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, पहली बात मैं स्पेसिफाई कर दूं, यहाँ प्रीलिम्स की डिस्कशन कर रहे हैं। मेंस के लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। तो प्रीलिम्स के अंदर जो पहला टॉपिक था दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हमें समझ आई, वो क्या कि इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती प्रीलिम्स के अंदर, समझ रहे हो। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आती है बट प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। उसी तरह से देखो तो 4 कंपोनेंट्स हमारे बन सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। वो कौन से? जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आप सोच रहे होंगे सर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी तो होता है। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से भी ना थोड़ा आप कह सकते हो ये मेंस के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, उतने क्वेश्चन इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें नहीं जनरली देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट हमने डिवाइड किए हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड चौथा आर्ट एंड कल्चर। अब इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, एंशिएंट हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली ना 700 AD से पहले की बात है। जैसे कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक तरह से कह लो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, फिर वैदिक पीरियड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिलीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, राइट, मौर्यन एम्पायर हो गया, ठीक है, एंड लास्टली गुप्ता एम्पायर। इसके साथ ही देखो बीच में छोटे छोटे पीरियड्स और भी हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पीरियड्स और भी हमें देखने को मिलते हैं। बट ये कुछ ना कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से देखो मेडिवल के अंदर भी आपको बहुत सारे किंगडम्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है, जैसे आपके ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको एक हो गया जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होती है, ठीक है। उसके बाद एक तरह से हम मूव कर जाते हैं चोलास की तरफ, राइट। हमें दिल्ली सल्तनत को देखना होता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो हमारा मुगल पीरियड हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुगल पीरियड बन जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विजयनगर पीरियड, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे पता लगेंगे, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया होगा। तो मेक श्योर जब भी आपको टॉपिक पढ़ो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में रखो। उसी तरह से देखो, हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक कंपोनेंट देखने को मिलता है, दैट इज रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। काफ़ी क्वेश्चन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो 1857 के कुछ पहले के इवेंट्स हो, उसके बाद के इवेंट्स हो, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो, गांधी जी का रोल हो, और भी जो हमारे डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका क्या क्या रोल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और देखो आर्ट एंड कल्चर, राइट। अब आर्ट एंड कल्चर भी देखो, एक तो है कि काफ़ी हद तक हम ना इन्हीं चीज़ों के अंदर देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिवल हिस्ट्री देखा, तो मान लो हम दिल्ली सल्तनत का हमने थोड़ा देख लिया, उनका क्या कल्चर था। प्री एंशंट हिस्ट्री में जो अलग अलग हमने चीज़ें देखी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कल्चर देखने को पड़ता है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारी हो सकता है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, अलग अलग हमारे स्कल्पचर्स होते हैं, राइट, म्यूजिक हो गया, आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इन हिस्ट्री के पोर्शन में ही आप आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक्स हैं, दोज आर एनसीईआरटीज। आपको देखो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मिल जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। उसी तरह से देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर क्या हमें स्पेक्ट्रम लेनी चाहिए या फिर हमें बिपिन चंद्रा लेनी चाहिए। देखो दोनों ही बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है, चाहे वो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो या फिर आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो, दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि वन इज सुपीरियर ओवर द अदर, दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। बट आपको फोकस पता क्या करना है, फोकस करना है कि एक बुक को मल्टीपल टाइम स्टडी करो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स करते क्या है, जनरली मल्टीपल बुक्स ले लेते हैं, उनको स्टडी शायद एक बार भी नहीं करते, पर गलती यही हो जाती है। तो हमें देखो क्या बनना है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, हमें बुक कलेक्टर नहीं बनना, राइट। तो इसलिए एक बुक उठाओ एक सब्जेक्ट के लिए और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो रेदर देन द अदर वेज, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आपको भी ऐसा ही करना है, जब चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, राइट। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे जब भी आप पढ़ो तो हिस्ट्री को कई बार हम पता क्या करते हैं, हिस्ट्री के एक तरह से रटने की कोशिश कर देते हैं। तो देखो रटना भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स और डेफिनेटली रटने पड़ सकते हैं, बट ज़्यादातर हिस्ट्री आप थोड़ा और समझ के पढ़ने की कोशिश करो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। उसके लिए ज़रूरत क्या है, उसके लिए ज़रूरत है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझो, एक तरह से चीज़ों को रिलेट करो। हो सकता है कई बार आपको लगे कि नहीं यार हिस्ट्री का क्या रेलेवेंस है, बट नहीं, हिस्ट्री के आप स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको एक्चुअल में अगर आप थोड़ा एग्जांपल्स के साथ उनको पढ़ने की कोशिश करोगे, थोड़ा अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। हमारे देखो जो भी ओनली आइज टीम के फैकल्टीज़ हैं, सभी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएं वो एक तरह से ऐसे पढ़ाई जाएं कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। इवन जैसे कई बार ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हिस्ट्री बोरिंग है, बट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पढ़ते कैसे हो, आप कैसे उसको रिलेट कर पाते हो, क्या आप अच्छे से एग्जांपल्स सोच पा रहे हो। क्या कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने साथ ही उसको रिलेट कर लेते हैं, कुछ अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से होता क्या है, इस तरह से जो बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो हमें ऐसे लगता है कि ये सब्जेक्ट कहीं ना यार उतना मज़ा नहीं आ रहा, बट नहीं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंड एक बार आपने उस चीज़ को अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ा तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे या और आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स उसमें बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और अगर देखो मैं बात करूं हमारे कोर्सेज की भी, जैसा मैं बता रहा था कि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो इसी हिसाब से चीज़ें प्रिपेयर करती हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंस के प्रीलिम्स के ये सारे सॉल्व हो पाएँ, साथ ही साथ जो प्रीलिम्स का चेंजिंग ट्रेंड है ना उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को अलाइन रखा जाए। तो और इसीलिए हमारी टीम ने लॉन्च किया है प्रारंभ कोर्स। अब इस कोर्स में सर होगा क्या, इस कोर्स के अंदर देखो आपको सारी चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएंगी, जैसे कि एनसीईआरटी के लेक्चर्स, अभी बताया ना एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने हिस्ट्री के लिए, तो उस तरह से एनसीईआरटी के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ ही प्री और मेंस के कंबाइंड, मतलब एक तरह से ना दोनों चीज़ों की इंटीग्रेटेड स्टडी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। बाकी जो भी जितने कंपोनेंट्स होते हैं प्रीलिम्स के अंदर वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टडी मटेरियल भी। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है
तो हिस्ट्री के अंदर हमारी टीम ने भी ना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करी जा पाए, एंड कहीं ना कहीं आप उस एक पर्टिकुलर सोर्स होता है उसको बार बार रेफर करते रहो। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ये जो कोर्स है आपको एक तरह से आपका वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, जहां पर आपके प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स आपके कवर्ड यहाँ पे हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप video.onlyis.in पे जा सकते हो, एंड इन केस आपकी कोई क्वेरीज हो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या था? ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्या मेंशन है सिलेबस के अंदर? इसमें लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली दो चीजें आ गई, एक हो गया इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब दोनों चीजों के कॉरेस्पॉन्डिंग ना हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे फिजिकल ज्योग्राफी। अब इंडिया की भी तो फिजिकल ज्योग्राफी कुछ ना कुछ होगी, जैसे हमारे यहाँ प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें क्या हैं? एक तरह से फिजिकल फीचर्स ही तो हैं, और किस तरह से ये हमारे ओवरऑल हमारी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे को इंपैक्ट करती रहती हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें इंडियन ज्योग्राफी कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़नी पड़ती हैं, एंड डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो इंडियन ज्योग्राफी कॉरेस्पॉन्डिंग काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवर्स की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं, हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह के हमारे क्या क्लाइमेट है, राइट। तो इसके फिजिकल फीचर्स इंडिया के, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहां पर भी देखो फिजिकल ज्योग्राफी आती है। अब यहां पर क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे आपका हो गया ठीक है, आपका ये जो होता है ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, उसी तरह से आप ये जो सारी चीजें पढ़ते हो ना कि एक तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह चीजें, उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी थोड़ा आप इसको रिलेट कर सकते हो। आपके अर्थक्वेक कैसे बनते हैं, राइट, ये वॉल्केनोज के पीछे की क्या थ्योरीज हैं, ये सारा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही तो पार्ट है। किस तरह से पूरा अल्फ्रेड वेजिनल से स्टार्ट होते हो किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ, तो ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाते हैं। उसी तरह से आपका यूनिवर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने पड़ती हैं। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है मैपिंग का। ठीक है ना, ये मैपिंग क्यों? देखो आप जाके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखो, आपको रियलाइज होगा काफी सारे क्वेश्चन आजकल इस तरह से पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैपिंग से रिलेट होते हैं। और कौन सी वर्ल्ड मैपिंग? करंट अफेयर्स में जो स्पेशली चीजें रहती हैं। ठीक है, कोई ना कोई, देखो मान लो कोई कुछ इवेंट होता है, मान लो, तो कहीं ना कहीं वो इवेंट कहां पर हुआ, क्या लोकेशन थी, तो वो लोकेशन एग्जैक्टली न्यूज में आ जाती है। एंड काफी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो काफी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना, तो वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार देखो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल देखो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस न्यूज में चल रहा है काफी टाइम से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी हमसे पूछ ले। ठीक है, कई बार हो सकता है कि कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे अजरबैजान और ठीक है ना आर्मेनिया का था, नगोर्नो कराबाख का, तो इस तरह के कुछ कुछ लोकेशंस हमसे पूछी जा सकती हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक तरीका होता है क्या, किस चीज का, कि हम अपने स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर्स की कैसे लिंकेज करते हैं, वो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिलता है जब यूपीएससी हमसे ये मैपिंग जैसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली देखो ज्योग्राफी के लिए भी आप कहीं ना कहीं जो हमारी ओनली आईज टीम की तरफ से बुक्स हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। इवन जो एनसीईआरटीज हैं दे आर रियली गुड। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन ये भी आता है स्टूडेंट्स का मेरे पास कि सर ये 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़नी है, या 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो आंसर बहुत ही सिंपल है। होता क्या है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं ज्योग्राफी, तो आप डेफिनेटली छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हो। बट इन केस आपको थोड़ा आइडिया है और आपको 11th-12th की जब आप एनसीईआरटी उठाते हो, ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी मैं रैंडम पढ़ रहा हूँ, कि कुछ ऐसी चीज़ तो कभी सुनी ही नहीं, ये पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत नहीं आती है, तो डेफिनेटली आप इन पर्टिकुलर सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको काफ़ी इश्यूज आते हैं तो आप पुरानी जो हैं लोअर क्लासेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का कंपोनेंट भी। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कंपोनेंट। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज लक्ष्मीकांत। ठीक है, अब इसके अंदर आप जानते हो, देखो यहाँ पर भी दो पार्ट्स वैसे तो बताए दिए हैं, एक इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, पर यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा प्रियम्बल के क्या उसके वर्ड्स हैं एग्जैक्टली, किस तरह से उसको इवॉल्व हुआ, क्या उसको अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपीज हो गया,
ठीक है, किस तरह से हमारा जो सेलियंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे डिफरेंट जो फेडरलिज्म के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या हैं, उसके साथ ही पंचायती राज जैसे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखो पंचायती राज तो डायरेक्टली ही लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो गया। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं उनका क्या काम है, एमरजेंसी प्रोविजंस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो गवर्नेंस से मेंस में देखो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। बट एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज। बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट एक्ट नए नए पास करती है, तो डेफिनेटली हमें उन एक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, किस तरह से पास करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए हो जाती हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं हमारी इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। देखो इकोनॉमी भी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक डायनेमिक होता है। तो इसके अंदर देखो क्या स्ट्रेटजी क्या हम अपना सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ें उनको हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक करें। जैसे आजकल आपने ना 2-3 दिन पहले की बात है जब जीडीपी का डेटा आया है, ठीक है, ठीक है। तो जीडीपी का डेटा आया है, किस तरह से इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, राइट। मतलब नए नए कुछ ना डेटा आते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। कहने का मेरे मतलब ये था, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया। तो कहीं ना कहीं जो आपने स्टैटिक में चीज़ें पढ़ी है, मान लो आपने जीडीपी पढ़ा और आज आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला है जीडीपी डेटा, तो जब आप वो चीज़ पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर के अंदर, तो आपके माइंड में इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए क्या किया, मैंने जीडीपी वहां पे पढ़ा था। मैं कोशिश करता हूं उसको रिकॉल करने की, क्या उसकी डेफिनेशन थी, क्या उसका मीनिंग क्या था, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या थे। जब आप इस तरह से अपने जो न्यूज़पेपर में जो आप करंट अफेयर्स वाली चीज़ें पढ़ रहे हो उसको स्टैटिक के साथ लिंक करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। बाकी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे तो हर जगह ही करने हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ आप देखो जो ओनली आईएएस टीम की तरफ से बुक बनाई गई है, ठीक है, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, उसको रेफर कर सकते हो। या उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी हमारी तरफ से अपडेटेड प्रोवाइड करे जाते हैं उड़ान मैगजीन की तरफ से, तो वो मैगजीन भी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसके साथ ही साथ जो हमारा बजट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे इकोनॉमी की प्रिपरेशन के लिए। स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब देखना काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेंगे। कुछ ट्रेंड्स बेसिस पे हो जाते हैं कि इंडिया का ट्रेड दूसरी कंट्रीज का कैसे चल रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कई बार जिक्र होता है तो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की ग्रोथ में क्या फ़र्क है, कैसे इसको और किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में कवर होती ही हैं। तो डेफिनेटली देखो हर साल 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी के अंदर आते हैं, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। पॉवर्टी जैसी चीज़ें, ठीक है, किस तरह से पॉवर्टी मेजर कर सकते हैं। काफ़ी बार हम लोगों को लगता है ना कि पॉवर्टी शायद सिर्फ पैसे से रिलेट होती है, बट ऐसा नहीं है। पॉवर्टी एक्चुअल में मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अगर एक कोई इंसान है जो स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी पुअर है। अच्छी हेल्थ नहीं उसको मिल सकती, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो वो भी इंसान पुअर है। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, ठीक है ना, अच्छी जॉब्स उसको नहीं मिल पा रही, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, तो वहां पर भी इस चीज को भी आजकल हम पुअर की कैटेगरी में मतलब इंक्लूड करने लगे हैं। तो पॉवर्टी जो पहले कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के बेसिस पे देखा जा सकता था कि अच्छा इससे कम पैसे कमा रहा है तो ये गरीब है, उससे ज्यादा कमा रहा है तो अमीर है, नहीं। अब हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन काफी बड़ी कर दी है, काफी ब्रॉड हो चुकी है। डॉक्टर अमर्त्य सेन जी का भी यही मतलब व्यू था, ठीक है। उसी तरह से इंक्लूजन हो गया, हमारे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, कहीं ना कहीं देखो इसको थोड़ा अपना जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी टीम की तरफ से लॉन्च करी जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उड़ान मैगजीन, अब वहां से ये चीज़ कवर कर सकते हो। नई नई जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। कुछ अगर देखो आपको बेसिक्स में दिक्कत हो इकोनॉमी के, तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी की तरफ जा सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगी कि आपकी जो स्पेशली मैं बात करूँ 11th-12th की एनसीईआरटीज वो आपको हेल्प कर सकती हैं। उसी तरह से बात करें देखो एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट का भी देखो 2 पार्ट हैं, बहुत सिंपल। एक स्टैटिक पार्ट जो बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट होता है, दूसरा डायनामिक। अब देखो पिछले कुछ सालों से अगर आप थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि डायनामिक पार्ट ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एनवायरमेंट का। जैसे हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, या फिर हो सकता है कुछ स्पीशीज, कुछ या फिर नेशनल पार्क्स हो गया, कुछ रामसर साइट्स हो गया, ये कुछ चीज़ें बार बार न्यूज़ में आती रहती हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो डेफिनेटली जब भी आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ो तो डायनामिक पार्ट को आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है।
ऑल द इंपॉर्टेंट देखो स्टैटिक पार्ट भी है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है ना, इस तरह से पॉपुलेशन क्या होती है, इकोलॉजी क्या है, इस तरह की अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। बट पिछले कुछ सालों का ट्रेंड ये है कि जो डायनेमिक पोर्शन है, जो नए नए हैपनिंग्स हो रही हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके रिगार्डिंग यूपीएससी हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी सिमिलर पेपर होता है, ठीक है, तो इस वजह से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। और देखो ये ऐसी बुक्स होती हैं कहीं ना, सॉरी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग शायद बुक्स आपको उतना ज़्यादा हेल्प ना करे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे हो सकता है कहीं आपको न्यूज़पेपर हेल्प करें, ठीक है, तो सुमित सर के जो एडिटोरियल डिस्कशंस होते हैं वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। डेली प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कशन होता है, तो आप वहाँ पे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे जान सकते हो। इस तरह से अगर आपने चीज़ों का डायनेमिक एस्पेक्ट भी समझ लिया ना कहीं जो वो आपका मिसिंग लिंक है बिटवीन स्टैटिक पार्ट एंड डायनेमिक पार्ट, वो लिंक आप बना पाओगे, राइट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज जनरल साइंस। अब लिख दिया इतना जनरल साइंस ही, ठीक है, तो लगता है कि पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, पर देखो जनरल साइंस से चलो एक तो हो गया कि जो हम कहीं ना कहीं 6 to 10th या उस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, पर इससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस इन दिस केस। ज़्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग आते हैं, जैसे कि हमारा नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, राइट, रोबोटिक्स हो गया, या इस तरह की जो बिग डेटा हो गया, आईओटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया हमारा, या फिर इनके रिगार्डिंग कुछ बॉडीज होती हैं जैसे इसरो हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो कभी कभी थोड़ा ट्रेंड ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके ऊपर यूपीएससी का थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप साइंस टेक पढ़ो तो इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रख के चलो, ठीक है। और लास्टली जो बात थी करंट अफेयर्स की, देखो करंट अफेयर्स के अंदर आपको मान सकते हो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जब बात करते हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर ना हमारी टीम की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन निकाली जाती है। यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी, उसका क्या पर्पस है, और प्रीलिम्स के रिपोर्टिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो यहाँ पे कवर कर दिए जाते हैं। बाकी आप न्यूज़पेपर की हेल्प भी ले सकते हो इस चीज़ों को कवर करने के लिए, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में कुछ करंट इवेंट्स हो गए हैं। बाकी नेशनल इंपॉर्टेंस में देखो वही सारी चीज़ें, जैसे हमने पढ़ा ना अभी, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारी इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एनवायरमेंट भी देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या नया हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया था, मान लो कहीं नई रामसर वेटलैंड साइट ऐड होती है, तो डेफिनेटली वो एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस तो है ही है, ठीक है, पर वो करंट अफेयर्स में आ गया, नेशनल इंपॉर्टेंस जैसी चीज़ होगी तो उस चीज़ को आप लिख लोगे, वो चीज़ पढ़ोगे डेफिनेटली। उसी तरह से हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ नई इनोवेशन आ जाए, राइट, तो वो चीज़ आपको कवर करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो नई नई हैपनिंग्स हो रही हैं इनको अपने न्यूज़पेपर से या फिर जो हमारी टीम की तरफ से मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड करी जाती हैं उन के थ्रू आप इन चीज़ों को डेफिनेटली कवर कर सकते हो। ये तो हो गया देखो जनरल स्टडीज पेपर 1। आप जानते हो प्रीलिम्स के अंदर पेपर होते हैं 2, पहला ये जीएस वाला हो गया, दूसरा आता है सीसेट का पेपर। अब सीसेट के कॉरस्पॉन्डिंग ना यूपीएससी ने हमें ये सिलेबस दे रखा है। अब ये भी देखो थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया देखो मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी, राइट, उसी तरह से लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड लास्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो इंग्लिश का तो लगभग हर साल कांस्टेंट सा ही काम है, कैसा, हर साल 25 से लेकर लगभग 30 क्वेश्चन हर साल हमें इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो सर इसको कैसे करें, देखो इंग्लिश का तो यही है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसका तरीका पता क्या है, एक तो तरीका है जैसे आप मान लो आप वैसे भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है। एक जो एडिटोरियल्स आप पढ़ोगे इससे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे क्या, एक तो पहली चीज आपको कहीं ना कहीं जो आपकी जीएस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके रिगार्डिंग आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर हो रहे हैं। आपको शायद ये पता नहीं लग रहा कि आपको लग रहा है कि शायद मैं सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा हूं, बट नहीं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर हो रहे हैं। एंड एक बार ओवर द टाइम आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर हो जाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, मॉक टेस्ट, इसके सॉल्व करो, डेफिनेटली ओवर द टाइम आप इस चीज में बेटर हो जाओगे। उसके साथ ही ठीक है, मैथ्स हो गया, बेसिक न्यूमरेसी, यहाँ पर भी देखो कॉन्स्टेंटली 30-35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनको पढ़ सकते हो डेफिनेटली। उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स का सिंपल सा रूल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाओगे, ठीक है। एक और चैलेंज कहीं ना कहीं जो सीसेट में आता है, दैट इज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, कि 2 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। वो इसीलिए उसका मेजर रीजन पता क्या है,
कि भैया हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, हमने शायद 2 घंटे में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश ही नहीं करी, हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छा कोई बात नहीं 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं 10 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट नहीं, टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि जब भी ये सारी चीज़ें पढ़ो, एक तो फोकस हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर, और प्रैक्टिस के बाद चीज़ों का मॉक टेस्ट। हमारी टीम की तरफ से भी जो देखो जो कोर्सेज रन किया जा रहे हैं सीसेट के रिगार्डिंग, उनमें यही अप्रोच रहती है कि पहले तो आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम वीडियोस दे दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाए, फिर आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करे जाएं हर टॉपिक के रिगार्डिंग, ताकि जो चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी उसके रिगार्डिंग आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। फिर थर्डली आपको मॉक टेस्ट दिए जाएं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे चेक कर पाओ कि जो चीज़ें पढ़ी, जिन चीज़ों को अप्लाई किया, क्या 2 घंटे में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग आपके डाउट सेशंस भी रहते हैं जिसमें आपको हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एनालिसिस। आई होप आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे कि एक फुल फ्लेश कोर्स चाहिए जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाएं, तो उसके लिए जैसे मैं आपको बता भी रहा था, वो प्रारंभ कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फीचर्स आपको बताई दिए हैं। इसमें देखो आपको सीसेट भी मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, प्रीलिम्स का पेपर 1 भी मिल रहा है, प्रीलिम्स का पेपर 2 भी मिल रहा है, साथ ही साथ मेंस का कंपोनेंट भी है, एंड प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल। तो देखो सारे कंपोनेंट्स कवर्ड हैं इसके अंदर, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो नहीं है। ठीक है ना, प्रीलिम्स के भी हो गया, मेंस के कंपोनेंट्स भी जीएस के सारे कवर कर दिए, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिल गया। ठीक है, तो डेफिनेटली वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोर्स आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन कर लो, अदरवाइज ऑनलाइन आपको ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके कुछ डाउट्स के लिए आप यहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीलिम्स से अच्छी जानकारी मिली होगी। जो हमें कहीं डर लगता है ना कि सिलेबस पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, 7 लाइन का सिलेबस है, इससे क्या निकलना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आज आपको पता लग गई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।